हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रवक्ता की आपकी तैयारी जो स्क्रीनिंग की है वो बेहतर चल रही होगी। आज हम ये फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसकी, और हम सेक्शन 2 जो आपका है जनरल स्टडीज़ वाला पोर्शन, इसके अंदर आपका 10th टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी के बाद वाला एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी कि हिंदी में अगर बोलें आप कृषि और उद्योग से रिलेटेड जो यहाँ पे चीज़ें हैं, वाणिज्य उद्योग, इन सब पे हम आज चर्चा करेंगे। जिनका पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि भारत का जो प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है कृषि, उसके आंकड़े यहाँ पे क्या क्या हैं, कौन सी चीज़ यहाँ पे ज़्यादा होती है, कौन सी क्रांतियाँ इनसे ज़्यादा रिलेटेड हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में देखिए जो खाद्यान्न उत्पादन है, सबसे पहले 1952 की अगर बात करें तो उस टाइम पे 52 मिलियन टन था, जो कि अभी अगर 2022-23 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये उस हिसाब से 3,296.8 लाख टन पहुंच चुका है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा अब जो है खाद्यान्न उत्पादन हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू डैट हमें काम करना पड़ता है कृषि पे भी, ताकि हमें देखिए खुद सोचिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा देश उत्पादन करेगा तो हमें दूसरे देशों से चीज़ें मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, और साथ ही साथ हम अपना सामान यहाँ से दूसरे देशों में भेज सकते हैं, जिससे कि हमें मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान है वो 1950 से अगर बात करें तो उस टाइम पे लगभग 55% था, जो कि अब घट गया है और घट के 13.9% तक आ गया है। और ये आप समझ भी सकते हैं, जायज़ बात है, क्योंकि हर इंसान जो है कृषि को छोड़ के किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा है। और ये भी एक मेन कारण है कि कृषि का जो हमारा आप कह सकते हैं प्रतिशत है वो घट चुका है हमारे देश की राष्ट्रीय आय जो है, नेशनल इनकम जो है उसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए 28 जुलाई 2000 को नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी, और साथ ही साथ एक यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लाइन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो सितंबर 2013 में क्या हुआ था, हमारा पारित हुआ था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो सितंबर 2013 में पारित हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छी लग रही हों, समझ में आ रही हों। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे और कौन कौन से एक्ट इससे संबंधित लागू हुए थे। तो एगमार्क एक्ट जो था वो भारत में लागू हुआ 1937 से, और आप ये समझ भी सकते हैं कि कृषि उत्पादों की जो गुणवत्ता थी, यानी कि क्वालिटी क्या रहेगी, कृषि से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन हो रहा था हमारा, उससे संबंधित ये है। और इसका जो आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है। याद रखेंगे, एगमार्क एक्ट जो है 1937 से लागू हुआ है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की। ये कहाँ पे है? ये जयपुर में स्थित है। इसी के साथ साथ देखिए कुछ चीज़ें आप कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं, जैसे कि एनसीटी, आपको एक चीज़ पढ़नी है। एनसीटी के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो भी 4 हैं, जिनमें से एक भी जयपुर है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कुछ कुछ चीज़ों को। अब है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1905 में हुई है, और हुई कहाँ पे है? पूसा, बिहार में इसकी स्थापना हुई है। और ये भी याद रखेंगे कि अभी इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है आपकी? पूसा, बिहार में हुई है, और मुख्यालय अभी आप याद रखेंगे न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं आगे। भारत के प्रथम अंतरिम कृषि एवं खाद्य मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी हम याद रखेंगे कि भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको वैसे भी याद रहेगा, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी, जो कि 1946 से 48 ईस्वी तक थे। जबकि प्रथम लोकसभा में भारत के कृषि मंत्री कौन थे? प्रथम लोकसभा में, ये भी याद रखिएगा, पंजाब राव देशमुख, जो कि जिनका कार्यकाल था 1952 से 62। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज हम याद रखेंगे कि प्रथम जो आपका फर्स्ट विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है वो मिला है 1887 में, और जो कि मिला है MS स्वामीनाथन को। ये भी हम याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। भारत की सबसे प्रमुख जो खाद्यान्न है वो चावल है, ये भी हम याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है भारत में जो कि फसल के नाम पे आप कह सकते हैं उगाई जाती है वो है चावल। जैसा कि आप समझ भी सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा चावल होता है, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा, इधर साइड आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में भी आप देखते हैं चावल आपको देखने को मिलता है। तो ये चावल का यहाँ पे प्रमुख फसल चावल के रूप में आप कह सकते हैं।
अब बात करेंगे जबकि दूसरी प्रमुख खाद्यान्न क्या है, गेहूं है। जबकि आपने देखा होगा साउथ में भी इवन हर जगह जो है चावल तो प्रमुख रूप से फर्स्ट फसल हमारी आप कह सकते हैं, और दूसरा जो है आपका वो है गेहूं। और भारत में खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो है वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब और मध्य प्रदेश, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश है आपका, पंजाब में और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, वहाँ से हमारा एग्रीकल्चर जो है सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन हो रहा है, क्रॉप प्रोटेक्शन हो रहा है वहाँ पे। और चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ कहाँ है, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में, यूपी में और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। आगे गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो है उत्तर प्रदेश और पंजाब में। तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में गेहूँ का सबसे ज़्यादा क्या होता है, आप कह सकते हैं उत्पादन होता है। तो पश्चिम बंगाल से आप जरूर याद रखिएगा, चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ यूपी में भी, और गेहूं जो है वो यूपी में भी है और पंजाब में भी है। जबकि चावल और गेहूं की अगर प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता देखें, मतलब हर आने वाले हेक्टेयर पे कितना ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा है पंजाब में। इसके बाद पंजाब को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। एक नंबर में सीधा, मतलब जो भी आपका सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि अन्न भंडार जो है भारत का वो किसे कहा जाता है, तो पंजाब को अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, ये भी हम याद रखेंगे। अक्सर पेपर में देखने को मिलता है कि गन्ना जो है वो उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखेंगे गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो भी यूपी में होता है और महाराष्ट्र में होता है। तो याद रखेंगे चाहे चावल हो, गेहूं हो और गन्ना हो, ये तीनों चीज़ें यूपी में तो होती ही हैं। और गन्ने का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी है। और विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं, ये भी हम याद रखेंगे। जबकि भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है यूपी को। अगर विश्व का आएगा तो उसे क्यूबा कहते हैं, क्यूबा को कहा जाता है। और भारत का बात करें तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। आगे बात करते हैं मूंगफली और कपास जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में, याद रखेंगे। और साथ ही साथ काली मिट्टी भी आप इससे कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, काली मिट्टी में क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सर्वाधिक तिलहन का जो उत्पादन है वो होता है मध्य प्रदेश में। इसके बाद बात करें अगर सर्वाधिक सरसों का, तो सरसों सबसे ज़्यादा होती है राजस्थान में, याद रखेंगे सरसों का उत्पादन राजस्थान में, तिलहन का उत्पादन मध्य प्रदेश में, तिलहन का मध्य प्रदेश में, सरसों का आपका है राजस्थान में। ठीक है, सरसों इसलिए SU करके आप कोई कनेक्ट कर सकते हैं, सॉरी SU करके नहीं, सरसों जो आपकी है SR, ठीक है, सरसों SR करके याद रख सकते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों होती है। बढ़ते हैं आगे, सर्वाधिक दालों यानी कि सोयाबीन चना का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा दालों का जो उत्पादन है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल आपकी होती हैं। मक्का की बात करें तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन है आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। मक्का जो है आपका कौन जो आपका होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में। साथ ही साथ तिलहन याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, मूंगफली और कपास काली मिट्टी से गुजरात में, और सरसों का उत्पादन राजस्थान में। और सर्वाधिक सिंचित फसलें जो होती हैं जैसे कि कौन कौन सी हैं, गन्ना, गेहूं और चावल, इन्हें सिंचित फसलें कहा जाता है, ये भी हम साथ ही साथ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य आपका है वो है यूपी, ठीक है, जहाँ पे इस तरीके की फसलें आपको देखने को मिलती हैं। ये भी हम याद रखेंगे, भारत का सिंचित सबसे ज़्यादा कौन सा है, यूपी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सिंचित राज्य कौन सा है, पंजाब है प्रतिशत की दृष्टि से, यानी कि प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से भी हमने देखा था तभी भी पंजाब था कृषि में। और साथ ही साथ अगर सिंचित राज्य की बात करूं तो वो भी पंजाब है। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि क्रमशः पंजाब और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा कृषि करने वाली, मतलब आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर की सबसे अच्छी लैंड की अगर हम बात करें तो वो है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। इसके बाद केसर का जो उत्पादन होता है उसके लिए ये तो सभी को पता है, केसर और करेवा, कश्मीर का करेवा क्षेत्र क्या है यहाँ इसके लिए फेमस है, किसके लिए, केसर के लिए। केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इवन ड्राई फ्रूट भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। एक चाय भी यहाँ की फेमस है, कहवा भी यहाँ का फेमस है। बढ़ते हैं आगे। सर्वाधिक काली मिर्च और इलायची का जो उत्पादक राज्य है वो कौन है, केरल है। ज़्यादातर स्पाइसेस वगैरह
जो आपको मिलेंगे वो कहाँ के मिलेंगे, आपको साउदर्न इलाके के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वैसे बहुत सारे और जगहों पे भी होते हैं जिन्हें जीआई टैग्स भी मिला हुआ है, लेकिन साउदर्न इलाकों में आपको और ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद है सर्वाधिक मसाला का जो उत्पादन है, अब सबसे ज़्यादा स्पाइसेस की अगर हम बात करें, वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। अब बात करते हैं आगे। आलू का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो भी होता है उत्तर प्रदेश में। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में। और प्याज का सर्वाधिक उत्पादन आपका होता है महाराष्ट्र में। इवन यहाँ की महाराष्ट्र की एक सफ़ेद कलर की प्याज फेमस भी है। इसके बाद सब्जियां जो है, सब्जियां कहिए और जूट कहिए, सब्जियां और जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो होता है पश्चिमी बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। टमाटर आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, जबकि लहसुन जो है, गार्लिक आपका जो होता है वो मध्य प्रदेश में होती है। सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फूल जो है इंडिया के अंदर बात हो रही है, ये है गेंदा। वो पीला कलर का जो फूल होता है, आपने ज़्यादातर देखा होगा, वो इंडिया में आपको सब जगह देखने को मिलेगा ज़्यादातर। सबसे अधिक पुष्प उत्पादक राज्य भी आपका कौन सा है, कर्नाटक है। मतलब सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं फ्लावर प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक फल उत्पादक राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। फल भी सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, आपके आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। ठीक है, इसे आप मैट से याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रूट्स जो होते हैं कहाँ होते हैं, मैट में, यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र और तमिलनाडु। और आम का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। और इसके साथ ही साथ आप समझ सकते हैं यूपी में कौन कौन से आम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देखिए, दशहरी यहाँ पे उगाया जाता है, चौसा उगाया जाता है। तो ये लेकिन अलग अलग स्थानों के हिसाब से है, जैसे कि सहारनपुर और मेरठ वगैरह में चौसा उगाया जाता है, और सहारनपुर में किसी किसी जगह में, लखनऊ में दशहरी आम उगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आम उगाए जाते हैं अलग अलग तरीके के। इसके बाद बात करें अगर केला जो होता है सर्वाधिक उत्पादन इसका तमिलनाडु में। आपने सुना भी होगा बनाना चिप्स जो है ये भी साउदर्न इलाकों के काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बनाना होता है इसलिए बनाना चिप्स वहाँ पे फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अंगूर, काजू, वो अनार जो है ये सर्वाधिक कहाँ कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा साइड भी देखने को मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है। साथ ही साथ बादाम, वो अखरोट का जो सर्वाधिक उत्पादन है जम्मू कश्मीर में है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। शाही लीची भी एक फेमस है, कौन से राज्य की है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे जीआई टैग भी दिया गया था, क्या कहीं बिहार की तो नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग जगह की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं वहाँ पे कुछ चीज़ों की, जिन्हें जीआई टैग्स दिया जाता है। हर अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होता है। ठीक है, अब है अगला है, बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। ये तो आपको पता ही होगा, बैम्बू के, क्योंकि वहाँ पे घर भी इसके बनाए जाते हैं, है ना। असम सबसे ज़्यादा फेमस है बैम्बू के लिए, बांस के लिए। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो कहाँ है, केरल। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है। अब बात करते हैं चाय की, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों की सबसे ज़्यादा फेमस है। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है असम में, जो कि हमें पता है कि चाय के लिए फेमस ही सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है आपका, असम। इसके बाद बात करते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कटहल की। कटहल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। आप लोगों ने देखा होगा, ग्राफ में आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इन इलाकों में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं तंबाकू की। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, तंबाकू में होता क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जबकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें एक विषैला तत्व होता है जिसे निकोटीन कहा जाता है, जैसे कि चाय में भी होता है, आपको पता होगा। कैफीन जिसे कहा जाता है, वो कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन, और चाय में भी निकोटीन आपका पाया जाता है, तंबाकू में भी। ठीक है, और दलहनों का राजा जो होता है, चना और रानी मटर को कहा जाता है। दलहनों का राजा कहा जाता है चना और रानी मटर को, ये भी हम याद रखेंगे। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की अगर आप ब्रीड देखें तो वो कौन है, जमुनापरी। जमुनापुरी परी ऐसी बकरी है जो सबसे ज्यादा क्या देती है, दूध देती है। बढ़ते हैं आगे। मुर्रा भैंस सर्वाधिक दूध और गाय की अच्छी नस्ल कांग्रेज है।
मुर्रा भैंस, हम याद रख सकते हैं कि गाय और भैंस की अगर अच्छी नस्ल की हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा पर, तो मुर्रा भैंस जो है ये सर्वाधिक दूध देती है, ठीक है। और गाय की अच्छी नस्ल कौन सी है? कांग्रेज। तो मुर्रा भैंस हो गई जो अच्छा दूध देती है, और साथ ही साथ गाय की अच्छी नस्ल की बात करें तो कांग्रेज। अब बात करते हैं सारंग और मूंगा जो होता है, ये मधुमक्खी की नस्ल है। सुअर के मांस को पोर्क, बकरी के मांस को मटन, हिरण के मांस को बेनिस, और गाय के मांस को क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है, ठीक है। हिरण के मांस को बेनिसन कहा जाता है। अब हम सीधे कुछ कृषि संबंधित चीजें पढ़ लेते हैं। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन अराइव होता है कि कृषि से संबंधित जो क्रांतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से है, ठीक है। तिलहन या सरसों आप कुछ भी याद रख सकते हैं। अगला है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से है। अगला है गोल क्रांति, और गोल क्रांति जो है ये आलू के उत्पादन से संबंधित है। अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य पालन यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला है गुलाबी क्रांति जो कि झींगा मछली या प्याज के उत्पादन के लिए फेमस है। अगला है कृष्ण या इसे ब्लैक क्रांति भी कहते हैं, जो कि पेट्रोलियम या फिर बायोडीजल वगैरह इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है, या इन सब चीज़ों के लिए से रिलेटेड ये क्रांति आपकी है। तो ग्रे या धूसर क्रांति जो है ये आपकी उर्वरक से संबंधित है। उर्वरक जैसा कि आप समझते हैं कृषि की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, उसके लिए नहीं यूज़ किया जाता है। अगला है रजत क्रांति जो कि अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला है अमृत क्रांति जो कि नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। फिर है सुनहरी क्रांति जो कि बागवानी उत्पाद से रिलेटेड है। और आगे है बादामी क्रांति जो कि मसाला उत्पादन से रिलेटेड है। फिर लाल क्रांति है जो कि टमाटर और मांस यानी कि आप कह सकते हैं टोमेटो और फ्लैश प्रोडक्शन के लिए है। और लास्ट है आपका खाकी क्रांति जो कि आपकी चमड़ा उत्पादन के लिए है, लेदर के लिए प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की ये क्लास? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि बताइए झींगा मछली जो है ये किस क्रांति से संबंधित है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। और इसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस भी लाने की कोशिश की जाएगी। लगातार क्लासेस आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड एंड क्रिएट सच मोर कंटेंट फॉर यू। थैंक यू।